हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड पे ही देख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ मगधन एम्पायर, यानी कि जो मगध का साम्राज्य था उसका ग्रोथ कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ। इसके पहले हम देखेंगे कि जो पूरा का पूरा इंडिया था, जितना भी क्षेत्र था जहाँ पे लोग रहते थे, वो पूरा का पूरा 16 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसको कि महाजनपदास बोला जाता था। ठीक है, 16 स्टेट्स ऑफ महाजनपदास, जो हम पहले वीडियो में, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम कवर कर चुके हैं 16 के 16 महाजनपदों के बारे में। फिर हम उसमें देखते हैं कि धीरे धीरे जो जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी स्टेट्स थे, वो मगध में मिलते जाते हैं। ठीक है, या तो मगध के राजा किसी को मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू मगध में मिला लेते हैं, किसी को जीत कर मिला लेते हैं। मतलब इस तरीके से सारे के सारे जितने भी थे ऑलमोस्ट सबके सब मगध में मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मगध के वो कौन से ऐसे शक्तिशाली राजा हुए, मगध के ग्रोथ का रीज़न क्या था, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि आखिर वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से मगध इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया। स्टेट्स तो 16 थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट उसमें मगध था, और जो ग्रोथ हुई, जो उदय हुआ, वो मगध का हुआ। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है मगध के जोग्राफिकल लोकेशन का। जोग्राफिकल लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मगध 3 तरफ से नदियों से और एक तरफ से विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक तरफ उसके नॉर्थ में गंगा रिवर, उसके वेस्ट में सोन रिवर और उसके ईस्ट में चंपा रिवर बहती है, और साउथ में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी 3 तरफ, अगर हम इसको इकोनॉमिकल बेसिस पे देखें, एग्रीकल्चरल बेसिस, उस समय की जो सोसाइटी थी वो टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो अगर हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखते हैं, कृषि की दृष्टि से, तो अगर आपकी लैंड के 3 साइड नदियां हैं, तो आपकी खेती, जाहिर सी बात है, आपकी कृषि बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रो करेगी, क्योंकि आपको बहुत ही ईजिली अपनी खेती के लिए, अपने फसल के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम पॉलिटिकल रीजन्स से देखते हैं तो 3 तरफ से नदियां और एक तरफ से विंध्याचल की पहाड़ियां। ठीक है, इसका मतलब मगध पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, अगर आप मगध पे किसी भी साइड से आक्रमण करने जाते हैं तो आपको 3 तरफ से नदियों का सामना करना पड़ेगा, और जब तक आप नदी पार करके मगध तक पहुंचेंगे तब तक मगध की सेना ऑलरेडी अलर्ट हो चुकी होगी। और उस समय नेवी सिस्टम जो भी था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि नदियों को पार करके इतनी ईजिली युद्ध किया जा सके। और एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं, जिधर से भी मगध में घुसना इतना आसान नहीं था। पहाड़ियों को चढ़ के पार करना, फिर मगध पे अटैक करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल लोकेशन जो मगध की थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मगध के ग्रोथ में, मगध के उदय में। ठीक है, और कुछ अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्सेस जहाँ से हमें मगध के बारे में, मगध साम्राज्य, वहाँ के राजा के बारे में, जितने भी किंग्स हुए हैं, उसका ग्रोथ के बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो पुराण्स हैं, जहाँ से हमें मगध के बारे में पता चलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और जो जैन टेक्स्ट हैं, ये 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मगध एम्पायर में डायनेस्टीज़ कौन कौन सी हुई। तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप बाद में तो देखेंगे कि सम्राट अशोक रहते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य आता है मगध में। उसके पहले जब मगध का ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ के टाइम पे मगध में 3 इम्पॉर्टेंट एम्पायर रहे हैं, 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी रही है, जिसमें से एक हो गई हर्यंग डायनेस्टी, दूसरी हो गई शिशुनाग डायनेस्टी, एंड थर्ड हो गई नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम हर्यंग डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। हर्यंग डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 545 BCE से लेके 430 या 413 BCE रहा है, क्योंकि उस समय का जो टाइम पीरियड रहता है, जो राजाओं का टाइम, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। तो हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ ये टाइम पीरियड इनका यहाँ से यहाँ तक ही एग्जैक्टली रहा है, वो आगे पीछे बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो हर्यंग डायनेस्टी में सबसे पहले जो राजा हुए थे वो बिंबिसार हुए थे। तो इस वीडियो में हम बिंबिसार के बारे में ही सारी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अजातशत्रु और भी उदयन और भी जो राजा हुए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार
जिसका कि टाइम पीरियड वो 545 से स्टार्ट होता है और 493-492 BCE तक लिया जाता है। ठीक है, बिंबिसार की फर्स्ट कैपिटल गिरिव्रज थी, जिसको कि राजगृह भी बोला जाता है। आपको पता होगा कि मगध का जो करंट लोकेशन है, मॉडर्न लोकेशन है, वो पटना गया साइड वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फर्स्ट कैपिटल जो बिंबिसार की थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। जो महावग्गा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि बिंबिसार की 500 बीवियाँ थीं। ठीक है, 500 बीवियाँ इसलिए पता चलता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस का इस्तेमाल किया था। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि शादी करके साम्राज्य का विस्तार करना। यानी कि अगर आप किसी भी दूसरी स्टेट की राजकुमारी से शादी करते हैं, वहाँ की उस राजा की बहन से या बेटी से शादी करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो राज्य है वो आपका मित्र बन जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वो आपका साथ देगा। और हो सकता है कल को ये भी चांस हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई योग्य उत्तराधिकारी ना हो, तो आप उस राज्य को अपने राज्य में भी मिला लें। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस का यूज किया अपने साम्राज्य का यानी मगध एम्पायर का विस्तार करने के लिए। इसलिए और महावग्गा टेक्स्ट है, इसका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उससे हमें पता चलता है कि बिंबिसार की 500 बीवियाँ थीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंस, जहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट या उनकी रानियाँ जिसके बारे में है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ शादी की। तो सबसे पहले महाकोसला देवी। ठीक है, महाकोसला देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत जो कि राजा थे कहाँ के, कौशल के। ठीक है, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत और उनकी बहन थी महाकोसला देवी, जिसकी शादी हुई थी किससे, बिंबिसार से शादी हुई थी उनकी। ठीक है, और अब देखिए अगर उन्होंने प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की, ठीक है, तो कौशल तो वैसे ही उनका मित्र हो गया। ठीक है, जो कौशल राज्य है वो वैसे ही उनका मित्र हो गया। और अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे 16 महाजनपदास वाला, जिसमें कि काशी को पहले ही कौशल अपने में मिला चुका है जीत करके। ठीक है, तो अब काशी को कौशल यानी कि प्रसेनजीत बिंबिसार को एज अ दहेज, मतलब दहेज की तरह काशी को वो बिंबिसार को दे देते हैं। तो अब मगध में कौशल उसका फ्रेंड बन गया। ठीक है, उनके रिश्तेदार हो गए कौशल में। ठीक है, और काशी उनको दहेज के रूप में मिल गया। तो हो गए 3 स्टेट एक साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लिच्छवी प्रिंसेस छेलना थी, उसके साथ उन्होंने शादी किया, जो कि लिच्छवी गणराज्य के रिपब्लिक स्टेट था। ठीक है, तो वहाँ के जो रिपब्लिक स्टेट के जो राजा थे उनकी बेटी थी राजा थे चेटक, और चेटक की बेटी थी कौन, छेलना। ठीक है, छेलना से इन्होंने शादी कर ली। तो अब उनसे क्या हुआ, अब लिच्छवी जो रिपब्लिक स्टेट था वहाँ से भी इनका जो है क्या हो गया, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। वहाँ से भी इनकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने छेमा से शादी की, जो कि डॉटर थी किसकी, मध्य रूलर ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो मध्य रूलर थे उनकी बेटी थी छेमा। ठीक है, इन 3 के बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलता है। और छेमा जो थी वो एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं एक बौद्धिस्ट भी थी, वो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। उसके बाद हम देखते हैं इनका कुछ मिलिट्री कैंपेन। तो इन्होंने अब कुछ स्टेट तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करके कर लिए अपने पास, और कुछ इन्होंने मिलिट्री कैंपेन करके कर लिए। जैसे कि इनका एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन रहा है अंग के अगेंस्ट, जो अंग राज्य था उसके अगेंस्ट, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद इन्होंने अपने राजकुमार कुनिक, जिसको कि अजातशत्रु भी कहा जाता है, यानी अजातशत्रु नाम ही इनका फेमस होता है, तो अजातशत्रु का ही नाम कुनिक भी रहता है। तो कुनिक को ये अंग की जो राजधानी रहती है चंपा, वहाँ का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हो गया, इनको अंग मिल गया, कौशल आ गया, काशी आ गया, मद्र हो गया। ठीक है, और वो चेटक वाला आ गया, सारे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट 5-6 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू अटेन अ प्रद्योत किंग ऑफ अवंती। ठीक है, अवंती राज्य। अब जो अवंती स्टेट था इसके राजा थे प्रद्योत। ठीक है, जिनको चंड प्रद्योत भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव किंग थे उस समय पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कैंपेन करना जो है मिलिट्री कैंपेन बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत एक पावरफुल किंग भी थे। ठीक है,
तो अवंती को जो है क्या किया, अवंती के राजा प्रद्योत की तबीयत खराब थी, ऐसा कहा जाता है, उनको पीलिया हुआ था, जॉन्डिस, ठीक है। तो उनकी बीमारी के टाइम पे बिंबिसार के पास एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं, श्रेष्ठ फिजिशियन थे, ठीक है, जीवक, जिनका नाम था जीवक, और उन्होंने जीवक को भेजा प्रद्योत को ठीक करने के लिए, ठीक है। और जीवक की मदद से, या जीवक गए वहाँ पे, उनका इलाज किए अवंती में, तो प्रद्योत की तबीयत इस तरीके से ठीक हो जाती है, सुधार होता है। तो अब प्रद्योत यानी कि अवंती स्टेट भी किसका जो है, मगध का क्या बन गया, फ्रेंड बन गया, ठीक है। प्रद्योत में और मगध के जो बिंबिसार हैं, इनके बीच भी दोस्ती हो गई, यानी कि अब ये भी इनके फेवर में आ गया था, अवंती भी। जैन टेक्स्ट से पता चलता है कि बिंबिसार जो है महावीर के फॉलोअर थे, यानी कि जो जैन टेक्स्ट वाले हैं उनका मानना ये था कि जो बिंबिसार हैं वो महावीर के फॉलोअर थे, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि जो है बिंबिसार वो एक बौद्ध फॉलोअर थे। और उनका एक टेक्स्ट है सुत्त निपाता, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बिंबिसार सबसे पहले गौतम से मिले थे। उनके जब उनका जो एनलाइटमेंट हुआ था गौतम बुद्ध का, उससे 7 साल पहले, यानी कि उसके एनलाइटमेंट से 7 साल पहले वह गौतम बुद्ध से बिंबिसार मिल चुके थे। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए थे, ठीक है, उनकी टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो मोंक्स थे, बौद्ध मोंक्स थे, उनके लिए उन्होंने अपने पैलेस में, अपने महल में मील्स भी होस्ट करवाई थी, यानी उनके लिए भोजन का भी प्रबंध करवाया था। और एक वेलुवना नामक पार्क भी उस संघ को, जो मोंक्स थे उनका जो संघ था, उस संघ को उन्होंने वेलुवना नामक एक पार्क भी गिफ्ट किया था। ऐसा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त निपाता से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अब हम देखते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। आखिर ये साम्राज्य खत्म कैसे हुआ, बिंबिसार की साम्राज्य नहीं खत्म हुआ, बिंबिसार का टाइम कैसे खत्म हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वालों का मानना था, उनका कहना है कि बिंबिसार को जो है उनके बेटे कुनिक, जिसको कि अजातशत्रु भी कहते थे, उन्हीं के द्वारा उनकी जान ली गई, उनकी हत्या की गई, ठीक है। वो उसको मार डाले, मतलब सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, ठीक है। जबकि जैन ट्रेडिशन वालों का कहना है कि अजातशत्रु ने अपने फादर को क्या कर दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था, उनको जेल में डाल दिया था खुद राजा बनने के लिए। मतलब कि उनको डर लग रहा था कि कहीं, भाई चूँकि बिंबिसार ने बहुत शादियां की थी, उनके काफ़ी सारे बच्चे थे, हर रानी से बच्चे थे, तो उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये किसी और को राजा बना दे, किसी और रानी के पुत्र को जो है गद्दी पे बैठा दें। इस डर से उन्होंने जो है क्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार को जेल में डाल दिया, ठीक है। और जेल में उनकी जो क्वीन छेलना थी, रानी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी, अपने हस्बैंड की जेल में देखभाल की। उसके बाद अजातशत्रु को ये सब देख के फिर उनको समझाया उनकी माँ ने कि यार वो तुम्ही को जो है राजा बनाने वाले थे, ये वो सारी बातें। तो जिससे अजातशत्रु को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। और उन्हें जब इस बात का एहसास होता है तो वो एक तलवार लेकर के जेल की तरफ, जहाँ पे उनके पिता बंद थे, उसकी तरफ दौड़ते हैं एक तलवार लेके। उनकी बेड़ियों को, जो कि चूँकि जेल में बंद थे और लोहे की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, तो उन बेड़ियों को काटने के लिए वो तलवार लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। ये देखते हैं उनके पिता, तो उनको लगता है कि बिंबिसार जब ये देखते हैं तो उनको लगता है कि अजातशत्रु उनको मारने आ रहा है। तो ये सोच करके कि वो मुझे मारने आ रहा है, तो बिंबिसार पहले ही खुद ही जहर खा लेते हैं और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जबकि अजातशत्रु उनको छुड़ाने आ रहा, उनको छोड़ने आ रहा था, उनको आज़ाद करने आ रहा था, लेकिन उनको लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है और वो जहर खा के मर जाते हैं। ऐसा जैन ट्रेडिशन वालों का कहना है, ठीक है। कुल मिला के ये है कि बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु की वजह से हुई। अगर आप जैन ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, किसी का भी टेक्स्ट देखते हैं तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का कहना है कि उन्होंने मार दिया डायरेक्टली। जैन ट्रेडिशन का भी कहना यही है कि अजातशत्रु ने ही मारा, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, यानी कि अजातशत्रु ने उनको जेल में डाला और लेके तलवार दौड़ा और वो डर के मारे कि ये हमको मारने आएगा, इसके पहले हम जहर खा लें, ठीक है। यानी कि वजह दोनों ट्रेडिशन, दोनों टेक्स्ट के अनुसार अजातशत्रु ही था। महावग्गा टेक्स्ट जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। महावग्गा टेक्स्ट सजेस्ट करता है कि बिंबिसार के पास एक बहुत ही लार्ज किंगडम हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे विलेज, प्रॉस्परस विलेज होते थे। ऑब्वियस सी बात है, मगध के पास काफ़ी सारे प्रॉस्परस विलेज थे, क्योंकि मगध इकोनॉमिकली काफ़ी, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली आप बोलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट था।
तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिफ़र करता है कि जो विलेज थे, जो गांव थे मगध के, वो गवर्न किए जाते थे असेंबलीज़ के द्वारा। यानी गांव में कुछ लोगों की असेंबलीज़ होती थी, जैसे कि 12-15 लोगों की असेंबली हो गई, 10-5 लोगों की असेंबली हो गई, ऐसे असेंबलीज़ होती थी गांव में, जिनके द्वारा, और उनका एक क्या होता था, हेडमैन होता था, जिसको कि ग्रामकाज बोला जाता था। ठीक है, जैसे 10 लोगों की असेंबली हो गई, उन लोगों की असेंबली में एक इंसान हेड होता था, जिसको कि ग्रामकाज बोला जाता था। ठीक है, और ग्रामकाज और उसकी असेंबली के द्वारा ही पूरे विलेज को क्या किया जाता था, गवर्न किया जाता था। और उनके पास कुछ और भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, जिसको कि महामंत्रास बोला जाता था, जो कि भाई स्टेट में रहते थे राजा के पास। उनको जो है बहुत सारे जो जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री काम होते थे, वो सारे हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल होते थे महामंत्रास, उनके द्वारा वो काम सारे किए जाते थे। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में हमारे पास इतनी ही जानकारी है, और भी होगी कहीं पता नहीं, पर इतनी जानकारी जो कि मुझे मिल सकी, जो मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अजातशत्रु और उदयन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।